नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है सब्जेक्टिव प्रश्न, वो सारा प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न करा कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर समझाएं। यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करा कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और एक प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण देकर समझाना भी है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर में लिखेंगे। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि जब प्रकाश किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वह किसी कण पर पड़ के छितरा जाता है, तो यही जो घटना है वो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में आपको लिखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आप लोग याद किए होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब आपको यह भी पता होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, कि जब प्रकाश किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश विभिन्न दिशा में छितराने की विभिन्न दिशा में फैल जाता है। ठीक है, यही आपका ये जो घटना है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक कण पर पड़कर वह विभिन्न दिशा में वो किरण फैल जाता है, ये जो घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहा है आप इसे याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो उस पर भी हम आपको बताएंगे पूरा फुल डिस्कस करके। ठीक है, फिलहाल ये 2 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है तो आप इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एस आई मात्रक लिखे। यह भी दोस्तों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, विद्युत विभव को आपको परिभाषित करना है और इसका एस आई मात्रक लिखना है। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे कि विद्युत विभव विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक घन आवेश को अनंत से घन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला जो होता है विद्युत विभव बराबर, देखिए इस डिफिनेशन से आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम डिफिनेशन में बता देते हैं विद्युत विभव का। कह रहा है कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत विभव, ठीक है, एकांक घन आवेश यानी कि एकांक पॉजिटिव घन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, भी बराबर कार्य बट्टा कूलम आवेश। ठीक है, तो डब्ल्यू बट्टा क्या होगा, क्यू होगा। यह हो गया विद्युत विभव का फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कार्य आपका दे देगा विभव और आपका आवेश भी दे देगा और पूछेगा विभव, तो इस फार्मूला को माध्यम से आप विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका एस आई जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक तो आपका विभव बराबर फार्मूला, विद्युत विभव का फार्मूला, और इसका एस आई मात्रक वोल्ट। तो यह 2 क्वेश्चन भी आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप इसे भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने समय क्या फायदा होता है कि साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें याद होता चलता है। ठीक है, जैसे अभी हम आपको बता दिए कि ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। उसी तरह से आपको जो भी हम सब्जेक्टिव का वीडियो देंगे ना उसमें आपको बताते चलेंगे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों न्यूमेरिकल है, इसे समझिएगा किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। यानी कि एक स्त्री, जिसको आयरन हम लोग बोलते हैं ना, वो आयरन जो है वो 10 ओम प्रतिरोध की
है और 5 एम्पियर वो आयरन विद्युत धारा लेती है, तो आपको बताना है कि 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा उस आयरन से कितना जूल होगा, यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को समझिएगा, एक आयरन है जो विद्युत धारा 5 एम्पियर लेती है और 10 ओम प्रतिरोध, ठीक है, और 30 सेकेंड में आपको बताना है कि उस आयरन से कितना जूल ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्वेश्चन तो काफी महत्वपूर्ण है और मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन में पहले जो डाटा दिया गया है ना, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है 10 ओम, यानी कि आर का मान दिया गया है 10 ओम दिया गया, प्रतिरोध दिया गया है 5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर दिया गया है, ठीक है। 30 सेकेंड में आपसे पूछ रहा है, तो टाइम भी दिया गया है 30 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। सभी डाटा दिया गया है। अब हमें हीट बराबर जो फार्मूला लगाना है, देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, ठीक है। हीट बराबर फार्मूला, यदि प्रतिरोध धारा और टाइम दिया रहे और हीट पूछे तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यह फार्मूला हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या क्या यहाँ पे है, एच बराबर आई स्क्वायर, तो आई है 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 गुना आर, आर दिया गया है 10 और गुना टी, समय कितना है तो 30 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 दहे के 250, अब 250 गुना 30 है तो 25 तिया 75 होगा और यह 2 जीरो हो गया, यह जूल में आएगा, ठीक है। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 7500 जूल होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो है वो मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको हीट हो गया, विद्युत धारा से हो गया और प्रकाश से हो गया, ये सब ऊष्मा वगैरह सबसे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है। तो उस सब पर भी ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ से देखिए, यदि कोई पूछेगा कि चलो बताओ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के काटती है या नहीं, तो क्या आंसर बताइएगा कि नहीं काटती है। क्यों नहीं, तो क्योंकि कटने की स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कटने के बिंदु पर एक से अधिक होगी, जो संभव नहीं है। क्या कह रहा है, क्यों नहीं कटेगी, उसके बारे में यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि कटने की स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कटने के बिंदु पर, जहां से कटती, ठीक है, कटने के बिंदु पर एक से अधिक होगी, जो संभव नहीं है। इसीलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। बस इतना ही लिख देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ़ोन में रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, सिर्फ रखना नहीं है, याद भी करते चलिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में दो अंतर बताना, ठीक है। आपको बताना है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, उसका अंतर आपको बताना है और अनवीकरणीय के बारे में बताना, ठीक है। तो उत्तर में पहले हेडिंग दीजिएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद अनवीकरणीय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हेडिंग मारिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और लिखिए इसमें कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यहाँ पर वे होगा, ठीक है, वे स्रोत हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं तथा इनके अधिक दिनों तक चलने की संभावना रहती है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग जो है हम लोग बार बार कर सकते हैं और यह जो है अधिक दिनों तक चलने की इसकी संभावना रहती है, किसकी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की। जैसे देखिए लकड़ी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसे हम बार बार भी उपयोग कर सकते हैं और अधिक दिन चलने की संभावना भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का डिफिनेशन और उदाहरण, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद दूसरा जो है अनवीकरणीय, अब अनवीकरणीय के बारे में पढ़ेंगे। नवीकरणीय पढ़ लिए, अब अनवीकरणीय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं, वे स्रोत होते हैं जिनके भंडार सीमित है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं बल्कि लिमिट है, ठीक है, कि इतना दिन तक चलेगा, इतना दिन तक चलेगा, ठीक है, एक सीमा है उसका, ठीक है। लिखिएगा डिफिनेशन में कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनके भंडार सीमित हैं और जो समाप्त होने वाले हैं तथा इन्हें हम बार बार उपयोग
नहीं कर सकते। देखिए कोई भी सामान लिमिट रहता है तो उससे हमें बचा के ही चलना चाहिए कि ये 15 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो इससे हमें मेंटेनेंस करके चलना चाहिए 15 दिन तक की, माने कि खपत कम करना चाहिए, ठीक है, बचा के चलना चाहिए। तो वही आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब अनलिमिटेड, इसका जो खदान नहीं है कि ज़िंदगी भर हमेशा चलता रहेगा पेट्रोल डीजल, इसका एक लिमिट है, ठीक ना। देख अभी देखें पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो ये सब क्या माने कि जैसे जैसे खपत होता जाएगा वैसे वैसे इसका भी दाम बढ़ता जाएगा। तो ये सब जो है वह सीमित है, इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब भले अनलिमिटेड ये नहीं है, ठीक है। आप क्या समझिएगा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में, कि वह ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित हो, वो जिनका भंडार लिमिट हो वही आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। और नवीकरणीय जिसकी भंडार असीमित हो, जैसे अब सूर्य का प्रकाश वगैरह ये सब है, वो सबका भंडार कोई सीमित है नहीं है, सीमित है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप लोग पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उस एप्लीकेशन का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। उस एप्लीकेशन में आपका क्लास 10th का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ PDF भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।